Today we are reviewing the lecture unit February 21st, 2026 और इस पर्टिकुलर सेशन की बात करूं तो ये एक प्योर मास्टर क्लास डाइसेक्शन होने वाला है। हमारे बेस मटेरियल्स बहुत सॉलिड है आज। एक तरफ रीसेंट लेक्चर की एग्जॉस्टिव रिकॉर्डिंग है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट की फाउंडेशनल बाइबल कुन्स ओडोनल और वेहरिज की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक। आज का फोकस काफ़ी ग्राउंड लेवल पर है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के दो सबसे हैवी पिलर्स पर, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। सही सेटअप है। मतलब ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सरफेस पे सुनने में बहुत ही सिंपल और रोजमर्रा के टर्म्स लगते हैं, पर जब हम इनके अंडरलाइंग मैकेनिक्स को टेक्स्ट बुक और लेक्चर के लेंस से देखते हैं तो इनकी टेक्निकल डेप्थ समझ आती है। आज हम इन दोनों के बीच का कोर फर्क समझेंगे, डिसीजन मेकिंग के क्लासिकल मॉडल्स को डिकोड करेंगे और रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल केसेस और हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट से इन थ्योरीज को सॉलिड करेंगे। एकदम प्रैक्टिकल तरीके से इन आइडियाज को अनपैक करना है आज। तो चलो फिर लेक्चर की शुरुआत से ही क्रोनोलॉजिकली स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर ने लेक्चर स्टार्ट किया एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग आखिर अलग कैसे हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से दोनों प्रोसेसेस के स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं। दोनों में ही ऑप्शंस ढूंढते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनते हैं। तो आखिर इन दोनों में ट्विस्ट कहाँ पर आता है? ट्विस्ट इनके ट्रिगर पॉइंट में छुपा है। दोनों प्रोसेसेस का जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन से निकलता है। लेक्चर में ये बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि प्लानिंग हमेशा अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होती है, यानी जब सिस्टम या इंसान के सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तब प्लानिंग का फेज शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग हमेशा प्रॉब्लम फोकस्ड होती है। जब किसी चलते हुए सिस्टम में कोई लोचा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब डिसीजन मेकिंग इनिशिएट की जाती है डैमेज कंट्रोल के लिए। जैसे कॉलेज में किसी बहुत अट्रैक्टिव इंसान ने थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दिया, अ मैसिव क्रश वैलिडेटिंग समवन्स एक्सिस्टेंस। तो वहां क्या होता है? तुरंत प्लान बनने लगता है, दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि अपना शॉट कैसे मारना है ताकि मैक्सिमम सक्सेस मिले, कब अप्रोच करना है, क्या बोलना है। ये प्लानिंग है अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। सही पॉइंट है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर लाइफ में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हाईवे पे रात को 2 बजे गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए या अचानक एक मेसी ब्रेकअप हो जाए, तो वहाँ कोई आराम से बैठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता। वहाँ इमीडिएट डिसीजंस लिए जाते हैं। टायर फ्लैट होने पर क्या मैं स्टेप नहीं लगाऊं, मैकेनिक को कॉल करूं या गाड़ी लॉक करके कैब ले लूं। ये डिसीजन मेकिंग है लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। बिल्कुल। और ये ट्रिगर पॉइंट वाला डिफरेंस एक बार क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद का फ्रेमवर्क एक्चुअली कंप्लीटली सेम फ्लो फॉलो करता है। कून्स टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चाहे प्लानिंग हो या डिसीजन मेकिंग, इंसान 8 स्पेसिफिक स्टेप्स से गुजरता है। पिछली बार हमने इनको बस लिस्ट आउट किया था, पर आज इनको उसी क्रश वाली एनालॉजी के थ्रू प्रॉपर डाइसेक्ट करते हैं। स्टेप 1 है अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम। मतलब पहले तो रियलाइज करना कि चांस है या लोचा है। क्रश ने स्माइल किया, दैट इज द अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, और फिर आता है स्टेप 2, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ गोल सेट करना होता है। क्या ऑब्जेक्टिव बस एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है या सीधा कॉफी डेट पर जाना है? गोल कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप 3, जो टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेमिसिंग कहलाता है। इसका बेसिक मतलब है एनवायरनमेंट के बारे में एजम्पशंस और बाउंड्रीज लेट करना। एकदम। अगर इस प्रेमिसिंग वर्ड का एक सिंपल एक्सप्लेन लाइक हम 5 डेफिनेशन दें, तो इसका मतलब है ग्राउंड रूल्स या बैकग्राउंड चेक सेट करना। जैसे उस क्रश वाले केस में प्रेमिसिंग क्या होगी? पता लगाना कि वो सिंगल है या कमिटेड, उसका शेड्यूल कैसा रहता है। ये वो अजम्पशंस हैं जिनके अंदर रहकर आगे के प्लान्स बनेंगे। अगर प्रेमिस ही गलत है, मान लो वो ऑलरेडी 5 ईयर रिलेशनशिप में है, तो आगे के सारे स्टेप्स वैसे ही फेल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और प्रेमिस सेट होने के बाद स्टेप 4 आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब अप्रोच करने के क्या क्या रास्ते हैं? डायरेक्ट जाकर बात करना एक ऑल्टरनेटिव है, इंस्टाग्राम पे डीएम स्लाइड करना दूसरा ऑल्टरनेटिव है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलना तीसरा है। सारे ऑप्शंस टेबल पर लेआउट किए जाते हैं। फिर आता है स्टेप 5, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। यहां दिमाग का कैलकुलेटर चालू होता है। हर ऑल्टरनेटिव का रिस्क और रिटर्न तोलना। डायरेक्ट अप्रोच में रिटर्न हाई है, कॉन्फिडेंस दिखेगा, पर रिजेक्शन का रिस्क सबसे हैवी है। डीएम स्लाइड करने में रिस्क कम है, पर सीन पर छोड़ दिए जाने का डर हमेशा रहता है। हर ऑप्शन को उसकी वायबिलिटी के हिसाब से इवैल्यूएट करना होता है। राइट। और इस डीप इवैल्यूएशन के बाद स्टेप 6 आता है चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद एक फाइनल रास्ता सिलेक्ट करना,
लेट्स से म्यूचुअल फ्रेंड वाला ऑप्शन चुन लिया गया, पर यहाँ प्रोसेस खत्म नहीं होता। स्टेप 7 है फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स। एक मेन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए छोटे सब प्लान जरूरी हैं। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड को अप्रोच करने के लिए एग्जैक्टली क्या बोलना है, कौन सा आउटफिट पहनकर उस पार्टी में जाना है जहां क्रश आने वाला है, ये सपोर्टिंग प्लान्स हैं। और फाइनली एंड गेम स्टेप 8 नंबराइजिंग बाय मेकिंग बजट्स। किसी भी प्लान को नंबर्स और फाइनेंस में कन्वर्ट करना जरूरी है। कॉफी डेट तक बात पहुंच गई तो बजट अलाउ कर रहा है उस फैंसी कैफे का। ये 8 स्टेप्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पर्सनल लाइफ दोनों में फ्लॉलेसली फिट बैठते हैं। ये टेक्निकल फ्लो सुनने में लॉजिकली परफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ से लेक्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टेरिटरी में एंट्री होती है। जब हम ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करके डिसीजन लेने की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक कहती है कि 2 तरह के मॉडल्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। पहला मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया गया वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक हैवी फाउंडेशन है, द इकोनॉमिक मैन मॉडल। इस थियोरी के हिसाब से डिसीजन मेकर या मैनेजर एक ऐसी हाइपर लॉजिकल मशीन है जिसे अपने रिटर्न्स को हर हाल में मैक्सिमाइज करना है। अगर किसी मैनेजर को बेस्ट डिसीजन लेना है तो उसकी ड्यूटी है कि वो मार्केट के सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे, उन सब की डीप मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करे और फिर उस सिंगल ऑप्शन को चुने जो एब्सोल्यूट पीक रिटर्न दे। पर प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो क्या ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है? इसे थोड़ा मॉक करना बनता है यहाँ। इकोनॉमिक मैन तो बिल्कुल एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन ढूंढने वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये उस इंसान जैसा है जो लाइफ में ऐसी फैंटेसी चाहता है जहां वो मार्केट में अवेलेबल हर एक ऑप्शन को, हर एक ऑल्टरनेटिव को फिजिकली एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करे ताकि उसको ऑप्टिमल प्लेजर मिल सके। पर नेचुरली रियलिटी में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा। रियलिटी में किसी भी इंसान की या मैनेजर की कैपेसिटी, फिजिकल एनर्जी और टाइम बहुत लिमिटेड होते हैं। इस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही कॉन्सेप्ट आता है बाउंडेड रैशनैलिटी का। इंसान लिटरली हजारों ऑप्शंस इवैल्यूएट कर ही नहीं सकता। दिमाग एक लेवल के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। डेटा कलेक्शन की कॉस्ट और टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि डिसीजन लेने का विंडो ही क्लोज हो जाता है। इस पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट भी उठ सकता है एक्चुअली। कुछ लोग कह सकते हैं कि वेट अ मिनट, इजंट दिस जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर लेजी मैनेजमेंट? अगर एक टॉप लेवल मैनेजर को लाखों की सैलरी मिल रही है बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, तो उसकी जॉब ही यही है कि वो मेहनत करे और सारे ऑप्शंस देखें। वो शॉर्टकट्स क्यों ढूंढ रहा है? हाँ, एग्जैक्ट यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था पढ़ते वक्त। व्हाई शुडंट अ मैनेजर जस्ट ऑप्टिमाइज एवरीथिंग? उसका रीजन आलस नहीं है, उसका रीजन है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर एक मैनेजर एक छोटे से रॉ मटेरियल ऑर्डर में परफेक्ट 10 रुपए पर यूनिट की सेविंग ढूंढने के लिए 6 महीने मार्केट रिसर्च करता रह जाए, तो उसने उस 10 रुपए की सेविंग के चक्कर में कंपनी के 10 लाख रुपए का टाइम और ऑपरेशंस डिले कर दिया। इन्फिनिट स्टेमिना किसी के पास नहीं है। बाउंडेड रैशनैलिटी लेजीनेस नहीं, एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट है, और इस कंस्ट्रेंट की वजह से ही इकोनॉमिक मैन का फैंटेसी बबल बर्स्ट हो गया। और तब मैनेजमेंट वर्ल्ड में एंट्री हुई एक फार मोर रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल मॉडल की, द रैशनल मैन मॉडल। यहां हर्बर्ट साइमन नाम के एक ब्रिलियंट थिंकर ने एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट कॉइन किया जिसे कहते हैं सैटिस्फाइसिंग। ये वर्ड बेसिकली सैटिस्फाई और सफाइस का कॉम्बिनेशन है। हर्बर्ट साइमन का आर्ग्यूमेंट बड़ा शार्प था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रियल वर्ल्ड में मैनेजर्स एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन के पीछे नहीं भागते। वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव्स को सीक्वेंशियली देखना शुरू करते हैं। जो भी ऑल्टरनेटिव उस एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड को मीट कर देता है, जो उनको सेटिस्फाई और सफाइस करता है, वो उसी पर लॉक इन कर लेते हैं। आगे के हजारों ऑप्शंस वो देखते भी नहीं हैं। जैसे हम रोजमर्रा की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि भाई इतना मिल जाए ये ठीक है वाली मेंटालिटी। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल एक नए शहर में रेंट पर फ्लैट ढूंढ रहा है। अगर वो इकोनॉमिक मैन मॉडल फॉलो करेगा तो वो पूरे शहर का हर एक फ्लैट विजिट करेगा, एक मैसिव एक्सेल शीट बनाएगा, हर फ्लैट के स्क्वायर फुट प्राइस को ट्रांजिट टाइम से डिवाइड करेगा और महीनों लगा देगा सिर्फ एक परफेक्ट फ्लैट ढूंढने में। पर रियलिटी में एक रैशनल मैन क्या करता है? वो क्राइटेरिया बनाता है। मुझे एक 2 BHK चाहिए, ऑफिस से मैक्स आधे घंटे की दूरी पर और 20,000 बजट के अंदर। उसके ब्रोकर ने उसे 3 फ्लैट्स दिखाए। जो दूसरा फ्लैट था वो 2 BHK था, 25 मिनट दूर था और रेंट 18,000 था।
क्राइटेरिया मीट हो गया, वो रेंट एग्रीमेंट साइन करेगा और मूव इन कर लेगा। क्या पता शहर के दूसरे कोने में इससे बेटर फ्लैट 16,000 में अवेलेबल हो, शायद हो, पर वो उसे ढूंढने में अपने एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। दैट इज प्योर सैटिस्फाइसिंग इन एक्शन। ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल डिसीजंस के प्रैक्टिकल बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऑडियो लेक्चर और टेक्स्ट बुक यहाँ एक बहुत मेजर गियर शिफ्ट करते हैं। इकोनॉमिक मैन मॉडल के फेल होने का रीजन सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग लिमिट्स नहीं थी, इसका एक और बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल रीजन था। पहले लोग मानते थे कि इंसान प्योरली इकोनॉमिक बीइंग्स हैं, कि उन्हें बस पैसा दो और वो मशीन्स की तरह ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट देंगे। लेकिन इस अजम्पशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया एक लैंडमार्क केस स्टडी ने, जिसका नाम है द हॉथॉर्न स्टडीज। ये मैनेजमेंट हिस्ट्री का शायद सबसे पिवटल मोमेंट है। मैंने डेट्स चेक की थी। ये एक्सपेरिमेंट्स 1927 से 1932 के बीच वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की हॉथॉर्न प्लांट में कंडक्ट किए गए थे। एल्टन मेयो और एफ.जे. रोथलिसबर्गर इस कोर रिसर्च टीम को लीड कर रहे थे। जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस एरा में मैनेजमेंट की थिंकिंग कंप्लीटली टेलरिज्म पर बेस्ड थी, हाँ, जिसे बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। टेलरिज्म का क्लियर फंडा ये था कि फैक्ट्री वर्कर्स इंसान नहीं हैं, बस एक बड़ी असेंबली लाइन मशीनरी के छोटे छोटे पुर्जे हैं, कॉग्स इन अ मशीन। उनको ऑप्टिमाइज्ड मोशन में काम करना चाहिए। तो मायो और उनकी टीम ने सोचा कि चलो एनवायरमेंटल कंडीशंस, स्पेसिफिकली फैक्ट्री की लाइटिंग का इफेक्ट चेक करते हैं। प्योर लॉजिकल असम्पशन था कि लाइटिंग बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा और लाइटिंग कम कर देंगे तो आउटपुट गिर जाएगा। पर ग्राउंड जीरो पर जो एक्चुअली हुआ ना, उसने रिसर्चर्स का दिमाग हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की लाइटिंग धीरे धीरे कम करनी शुरू की। पहले नॉर्मल से डिम की आउटपुट बढ़ गया, फिर और डिम की आउटपुट और बढ़ गया। एक पॉइंट आया जब फैक्ट्री में मूनलाइट जितनी रोशनी रह गई थी, जहां वर्कर्स ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, और तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी ऑल टाइम हाई पर थी। उन्हें लगा कि पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, क्योंकि वेरिएबल्स का डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉरेलेशन कंप्लीटली टूट चुका था। और इस कंफ्यूजन के बीच एल्टन मायो को वो आहा मोमेंट मिला। उन्होंने रियलाइज किया कि इन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी लाइटिंग से या फिजिकल एनवायरनमेंट से लिंक ही नहीं थी। इसे ही आज की मैनेजमेंट बुक्स में हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। इन फीमेल वर्कर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इसलिए स्पाइक कर रही थी क्योंकि उन्हें फाइनली नोटिस किया जा रहा था। हार्वर्ड की रिसर्चर्स उनके पास आते थे, उनसे उनकी ओपिनियन पूछते थे, उन पर स्पेशल अटेंशन दे रहे थे। एग्जैक्टली। इस साइकोलॉजिकल डीप डाइव ने सब कुछ बदल दिया। उन वर्कर्स को पहली बार लगा कि वो किसी जरूरी चीज का हिस्सा हैं। उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ग्रुप मोराल इतना बूस्ट हो गया था कि उन्होंने ऑर्गेनिकली बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के बेटर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इंसान मशीनें नहीं है, सोशल बीइंग्स हैं। अगर इसको आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करें तो ये वही रीजन है कि क्यों कंपनीज ऑफिस में महंगे पिंग पोंग टेबल्स या बीन बैग्स रख देने से एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं बढ़ा पाते। एम्प्लॉयज तब मोटिवेट होते हैं जब बॉस जेन्युइनली उनका आइडिया सुनता है, उन्हें टीम का इंटीग्रल पार्ट फील करवाता है। सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या फिजिकल पर्क्स डालकर इंसानों को ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। वर्क ग्रुप डायनामिक्स और उनका सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस उतना ही मैटर करता है। बिल्कुल। हॉथॉर्न स्टडीज ने बेसिकली टेलरिज्म की रिजिड मैथमेटिकल अप्रोच को रिजेक्ट करके ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट को जन्म दिया। खैर, इस डीप साइकोलॉजिकल डिस्कशन के बाद प्रोफेसर वापस प्लानिंग के हार्डकोर टेक्निकल स्ट्रक्चर पर लौटते हैं और एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो शुरू में हमने स्टेप 3 में ब्रीफ में डिस्कस की थी, प्लानिंग प्रेमिसेस। ये टर्म सुनने में थोड़ी एकेडमिक लगती है, पर रियल वर्ल्ड प्लानिंग इसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने प्रेमिसिंग को वहाँ ग्राउंड रूल्स कहा था तो यहाँ टेक्स्ट बुक इसे और रिफाइन करती है। प्रेमिसिस का एक्चुअल टेक्स्ट बुक मतलब है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनवायरनमेंट, वो एंटिसिपेटेड जमीन जिसके बाउंड्रीज के अंदर एक प्लान आगे जाकर एग्जीक्यूट होगा। फ्यूचर के सभी मैक्रो फोरकास्ट और माइक्रो असम्पशंस मिलकर इन प्रेमिसेस को बनाते हैं। और इसको समझाने के लिए ऑडियो लेक्चर में प्रोफेसर ने एक बहुत रिलेटेबल, एकदम देसी एग्जाम्पल यूज किया, अपनी बेटी की शादी का। हाँ, मुझे याद है वो पार्ट। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग शुरू की तो वो प्लानिंग हवा में नहीं हो सकती थी। वो प्लानिंग कुछ स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल, सोशल और लॉजिस्टिकल बाउंड्रीज के अंदर कैद थी। वो इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी की तरह इन्फिनिट बजट, प्राइवेट जेट्स और ग्लोबल गेस्ट लिस्ट के साथ प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। उनकी बाउंड्री उनकी लाइफ सेविंग्स थी, उनका स्पेसिफिक सोशल सर्कल था। ये सारे लिमिटिंग कंस्ट्रेंट्स, ये रियलिटी चेक्स ही उनके प्रेमिसेस थे
जिसके अंदर रहकर उन्हें सारे ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करने थे। ये इंडियन वेडिंग वाला एग्जाम्पल परफेक्ट तरीके से समझाता है कि प्रेमाइसेस एक्चुअली बाउंड्रीज की तरह एक्ट करते हैं। जब इस कॉन्सेप्ट को कून्स की टेक्स्ट बुक में डीप डाइव करते हैं तो प्रेमाइसेस को बहुत सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया गया है। पहला सिंपल क्लासिफिकेशन है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। इंटरनल प्रेमाइसेस वो हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बाउंड्रीज के अंदर पैदा होते हैं, जैसे उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल, उनकी इंटरनल हायरिंग पॉलिसीज या उनका अपना सेल्स फोरकास्ट। एक्सटर्नल प्रेमाइसेस वो होते हैं जो कंप्लीटली बाहर की दुनिया से आते हैं, जैसे देश का पॉलिटिकल माहौल, नए टैक्स लॉज या मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का सडन एग्रेसिव बिहेवियर। इसके अलावा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव प्रेमिसेस की ब्रांच भी होती है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे सॉलिड नंबर्स और मेट्रिक्स में नाप सकें, जैसे कि कितने लेबर आवर्स लगेंगे, प्रोडक्शन बजट कितना है। क्वालिटेटिव मतलब ऐसे अजम्पशंस जिन्हें एक्सेल शीट पे फिगर आउट करना मुश्किल है, जैसे कंपनी की मार्केट रेपुटेशन फ्यूचर में कैसी रहेगी या स्ट्राइक के बाद वर्कर्स का मोराल कैसा होगा। लेकिन इन सब में सबसे क्रूशल कैटेगराइजेशन जो लिटरली प्लानिंग की सर्वाइवल डिसाइड करता है वो है इनका कंट्रोल लेवल, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। ये कंट्रोल वाला एस्पेक्ट किसी भी मैनेजर के लिए लाइफलाइन होता है। कंट्रोलेबल प्रेमिसेस वो वेरिएबल्स हैं जिन पर मैनेजमेंट की पूरी कमांड होती है, जैसे कंपनी आगे चलकर किस नए जोन में ब्रांच ओपन करेगी या बोनस स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें सरप्राइजिंग शॉक्स नहीं आते। सेमी कंट्रोलेबल प्रेमिसेस वो ट्रिकी मिडिल ग्राउंड है जहां थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है पर गारंटी जीरो होती है, जैसे लेबर टर्नओवर रेट। अच्छी वर्किंग कंडीशंस देकर कोशिश कर सकते हैं कि लोग कंपनी ना छोड़ें, पर उन्हें बांधकर नहीं रख सकते। और फिर आते हैं मैनेजमेंट के नाइट टेरर्स, नॉन कंट्रोलेबल प्रेमिसेस। ये वो मैक्रो फैक्टर्स हैं जिन पर 0% इन्फ्लुएंस होता है और ये अचानक से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी नए देश में वॉर शुरू हो जाना, पॉपुलेशन डायनामिक्स का अचानक शिफ्ट होना या हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लानिंग डिजास्टर 1974 का अरब स्टेट्स का ऑयल एम्बार्गो। ये एक टोटली नॉन कंट्रोलेबल एक्सटर्नल प्रेमिस था। इस एक अचानक जियोपॉलिटिकल इवेंट ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन की प्लानिंग को एक दिन में हिलाकर रख दिया था। ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स के आगे बेस्ट से बेस्ट एक्सेल शीट्स और प्लानिंग मॉडल्स भी क्रैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक जेन्युइन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जब एनवायरनमेंट इतना अनप्रेडिक्टेबल हो, रिसोर्सेज बाउंडेड रैशनैलिटी से लिमिटेड हो और नॉन कंट्रोलेबल प्रेमिसेस का डर हमेशा सर पर हो, तब एक मैनेजर आके डिसीजन कैसे ले? ऑप्शंस ओपन नहीं है। और यहाँ पर कून्स टेक्स्ट बुक एक और गोल्डन ऑपरेशनल रूल इंट्रोड्यूस करती है, द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। अगर रास्तों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अपना फोकस लेजर शार्प करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर का अंडरलाइंग फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड गोल तक पहुंचने में जो एक स्पेसिफिक फैक्टर सबसे बड़ा बॉटलनेक या रुकावट क्रिएट कराए, बस उसको आइसोलेट करो। उस एक लिमिटिंग फैक्टर को पहचानो और अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स, अपनी सारी प्लानिंग और एनर्जी उस एक कंस्ट्रेंट को ब्रेक करने पे लगा दो। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। अगर इसका एक इंडस्ट्रियल केस स्टडी जैसा एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है। उनके पास मार्केट में गाड़ी की मैसिव डिमांड है। उनकी असेंबली लाइन के पास गाड़ियां बनाने की डबल कैपेसिटी भी अवेलेबल है। लेबर भी फुल शिफ्ट काम करने को तैयार है, लेकिन उनके पास रॉ स्टील खरीदने के लिए करंट अकाउंट में कैश नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ? लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कैश। एग्जैक्टली। अब उस फैक्ट्री मैनेजर का फोकस डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कैंपेन रन करने पर नहीं होना चाहिए, ना ही नए वर्कर्स हायर करने पर होना चाहिए। उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ इस कैश फ्लो के बॉटलनेक को खोलने पर होना चाहिए। चाहे वो शॉर्ट टर्म बैंक लोन लें, इन्वेंट्री क्लियर करें या एग्जिस्टिंग हेवी एसेट्स को लिक्विडेट करके कैश लाएं। असली मैनेजर वही है जो सिस्टम के शोर में से इस स्पेसिफिक हर्डल को रिकॉग्नाइज कर सके। लिटरली माइंड मैप में प्रिंट हो जाने चाहिए। पहला, बाउंडेड रैशनैलिटी। इंसान की वो नेचुरल लिमिटेशन जिसके वजह से वो टाइम और एनर्जी की कमी के कारण हर ऑल्टरनेटिव को प्रोसेस नहीं कर सकता। दूसरा, सैटिस्फाइसिंग। इकोनॉमिक मैन के इन्फिनिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भागने के बजाय जो ऑप्शन पहले सफिशिएंट और ठीक-ठाक थ्रेशोल्ड मीट कर दे, उस पे लॉक इन करना। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड था हॉथॉर्न इफेक्ट, जिसने टेलरिज्म को रिजेक्ट किया और साबित किया कि प्योरली इकोनॉमिक बीइंग्स जैसा कुछ नहीं होता।
इंसान सोशल क्रीचर्स हैं और उन्हें नोटिस किया जाना या सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना उनकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बूस्ट करता है। चौथा कीवर्ड था प्लानिंग प्रेमिसेस, वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अजम्पशंस और बाउंड्रीज जिनके अंदर किसी प्लान को ऑपरेट करना होता है। और पांचवा था प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, गोल के रास्ते की सबसे डोमिनेंट रुकावट को ढूंढना और अपने सारे रिसोर्सेज उस बॉटलनेक को हटाने में फोकस करना। एक बहुत ही वैलिड और प्रैक्टिकल चेक उन लोगों के लिए जो इस प्योरली कंसेप्चुअल डिस्कशन को सुन रहे हैं। दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या आज के एक्चुअल ऑडियो या वीडियो लेक्चर को मैनुअली जाके देखने या अटेंड करने की जरूरत है? क्या कुछ विजुअली मिस हो गया है इस एनालिसिस में? तो इसका क्रिस्टल क्लियर जवाब है नहीं। प्रोफेसर के लेक्चर में इस स्पेसिफिक सेशन में कोई चॉकबोर्ड मैथ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना ही कोई डेटा हैवी स्लाइड पड़ी गई है या सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल दिखाया गया है। ये यूनिट फंडामेंटली कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल है। तो इस डीप डाइसेक्शन को ध्यान से सुनना और मेंटल लिंकिंग करना इज एक्चुअली मोर देन इनफ। सही बात है। सारी क्रिटिकल थियोरी, उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट अलाइनमेंट्स को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली मैप कर लिया है। लेकिन इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट एक्सरसाइज जरूर बनती है जो डायरेक्टली इन 100 साल पुरानी थ्योरीज को आज के टेकेरा से टकराती है। हमने कंटिन्यूअसली हर्बर्ट साइमन के रैशनल मैन और बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। पर आजकल हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का एक्सप्लोसिव डॉन आ रहा है। एआई न्यूरल नेटवर्क्स लिटरली मैसिव डेटा चंक्स को मिलीसेकेंड्स में बिना थके प्रोसेस कर रहे हैं। ये डायरेक्टली फंडामेंटल अजम्पशन पे अटैक करता है। अगर एक एडवांस्ड एआई एजेंट 1 सेकंड के फ्रैक्शन में किसी सप्लाई चेन प्रॉब्लम के लाखों अल्टरनेटिव्स को परफेक्टली इवैल्यूएट कर सकता है, दुनिया भर के सारे वेरिएबल्स और रिस्क्स को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकता है, तो क्या हमारी बाउंडेड रैशनैलिटी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या टेक उस लिमिटेड स्टैमिना वाली ह्यूमन प्रॉब्लम को रूट से ही सॉल्व कर देगा? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है मैनेजमेंट साइंस का आज के टाइम पे। जब कॉग्निटिव कैपेसिटी टेक्निकली लिमिटेड नहीं रहेगी, तो क्या सिस्टम वापस उस रैशनल मैन और सैटिस्फाइसिंग वाली अप्रोच को कचरे के डब्बे में डाल देगा? क्या हम फ्यूचर में वापस उस क्लासिकल एक्सट्रीम इकोनॉमिक मैन मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एक ऐसी एआई ड्रिवन एंटिटी जो प्योरली और परफेक्टली हर चीज को मैक्सिमाइज कर सकती है बिना कभी एग्जॉस्ट हुए? क्या हम फ्यूचर बोर्डरूम्स में ऐसे हाइपर ऑप्टिमाइज्ड प्लान्स देखेंगे जहां इतना ठीक है वाला सैटिस्फाइसिंग का कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा और उसकी जगह सिर्फ एब्सोल्यूट परफेक्शन और मैथमेटिकल मैक्सिमम ही चलेगा वाला अग्रेसिव रूल अप्लाई होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट को शायद अपनी पिछले 100 साल की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। इस पैराडॉक्स पर जरूर विचार करिएगा। The future of decision making might just be going back to the ultimate fantasy of the economic man. But this time, it won't be a man at all. It will be powered by machines. Keep thinking, and until next time, keep digging deeper into these systems.